आपका पवनाथ एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं की पुस्तक हिंदी सुलभ भारती। आज हम देखने वाले हैं पाठ मेरे राजा साहब। ये पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है किसी चीज को बार बार याद करना या किसी मुख्य घटनाओं को बार बार याद करना, उसे कहेंगे हम संस्मरण। इसकी लेखिका है सुजाता बजाज। दोस्तों, अब हम देखेंगे सुजाता बजाज इनके जीवन के बारे में। इनका जन्म 1998 जयपुर राजस्थान में हुआ। इनका परिचय देते हुए हम ये कहेंगे, सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहती हैं। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया, सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना, जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी, अर्थात दोनों पहलुओं को उन्होंने अपनी मूर्तियों के माध्यम से या अपनी कला के माध्यम से हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। दोस्तों, इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक। इन्होंने जो गणेश जी की मूर्तियां बनाई है उस पर आधारित एक पुस्तक का निर्माण किया है। अब हुई ये इनके जीवन के बारे में जानकारी। अब देखते हैं इस पाठ में अर्थात संस्मरण में क्या दिया हुआ है। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण में लिखते हैं, यह रजा साहब के सर्वधर्म समभाव अर्थात सभी धर्मों को उन्होंने समान न्याय दिया है और मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, केवल मनुष्यता को ही उन्होंने यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया है। और इसके साथ ही जो युवा कलाकार है, जो उभर कर सामने आ रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दिया है, प्रेरित किया है। इनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। अर्थात इस पाठ में राजा साहब की जिज्ञासा वृत्ति यानी किसी चीज को जानना, उसके ऊपर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। एक सच्चा कलाकार क्या होता है और वह किस तरह से अपना कार्य करता है और दूसरों को प्रेरित करता है, इसका चित्रण इस पाठ के माध्यम से हमें देखने को मिलने वाला है। अब यहां पर हमने लेखिका के बारे में देखा, साथ में गद्य संबंधी जानकारी ली। अब हम पाठ को सस्वर पढ़ेंगे और पढ़ते समय इसमें जो कठिन शब्द आएंगे अर्थात नए शब्द आएंगे उसके बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं। मेरे राजा साहब, लेखिका सुजाता बजाज। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, राजा साहब नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटलों पर यादों की एक कतार सी लग गई। कतार लगना अर्थात एक श्रृंखला बनना, मानस पटलों पर अर्थात हमारे मन के भीतर बीते हुए कालों को याद करना। पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। प्रदर्शनी इसका अर्थ होता है एक वहाँ पर सारे जो चित्र होते हैं या फिर किसी वस्तुओं का संग्रह, उसे उजागर करना। सोच रही थी कि राजा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। लेखिका ने सोचा था जब वे दिल्ली पहुंची तो अपने गणपति प्रदर्शन के लिए राजा साहब आएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे, वह भी व्हील चेयर पर।
व्हीलचेयर किसी व्यक्ति को कोई विकलांग होता है या फिर किसी कारणों से चल नहीं पाता तो हम उसे व्हीलचेयर पर बिठा देते हैं। लेकिन उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। दोस्तों, यहां पर शब्द आया है दो, उद्घाटन और अनहोनी। उद्घाटन का अर्थ होता है शुभारंभ, और अगला शब्द है अनहोनी। अनहोनी अर्थात जो पहले कभी न हुई हो, जो पहले कभी न हुई हो। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। देखो, उनके सपने में आने के बाद में दोनों ने बातें की। लेखिका बता रही है, शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी। देखिए, मानो लेखिका को सपने में आकर वो किसी कार्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। क्या कहा सपने में आकर? सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूं। मानो उन्हें समझ में आया था कि उनका इस संसार में बहुत कम समय बचा है, इसलिए वे सपने में कह रहे हैं कि सुजाता एक बार मुझसे मिलने आओ, अब मैं जाने वाला हूं। दोस्तों, इस वाक्य में इतना गहन अर्थ है। मानो उन्हें अपनी मृत्यु के बारे में जानकारी मिल गई हो, और ऐसा हर किसी के बारे में नहीं होता। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके साथ ही अक्सर ऐसा होता है। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। जब लेखिका के सपने में आकर राजा साहब ने उनको यह संदेश दिया और उसका अर्थ लेखिका ने भांप लिया, समझ लिया, फिर तो लेखिका का रुकना बहुत मुश्किल था। मुश्किल यानी कठिन। मुश्किल का अर्थ होता है कठिन। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। यहां पर शून्य का अर्थ होगा अचेत, निश्चेष्ट। शून्य अर्थात निचेष्ट, अचेत अर्थात चेतना न होना। कैसे? अचेत, निश्चेष्ट तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ। लेखिका ने राजा साहब के हाथों को छुआ। सिर्फ सांस चल रही थी। स्थिति ऐसी थी दोस्तों, केवल सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। लेखिका ने सारी स्थिति देखी और लेखिका भी समझ गई कि अब आगे क्या होने वाला है। तो लेखिका ने उनसे अलविदा कहा। अलविदा का अर्थ होता है विदा लेना। अलविदा, अलविदा का अर्थ होता है विदा लेना, विदा लेना। अब लेखिका उनसे मिलकर आई, लेकिन वह बात करने की स्थिति में नहीं थे। कौन? राजा साहब। अस्पताल में शून्य की भांति थे, अर्थात निचेष्ट, अचेत। मानो उनमें कोई संभावना ही नहीं। लेखिका ने उनके हाथ को छुआ और उन्हें अलविदा कहकर लौट आई। राजा साहब अपने धर्म के साथ साथ
उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। देखिए, उनका जो धर्म था इस्लाम, उसके साथ साथ वह हिंदू और ईसाई भी थे। इस वाक्य से हमें यह ध्यान में आता है कि रजा साहब सर्वधर्म समभाव के व्यक्ति थे। उनके मन में हिंदू और ईसाई अर्थात दूसरे धर्मों के प्रति उतनी ही आस्था थी और यही उनके चरित्र को बढ़ाती है, उनके व्यक्तित्व को निखारती है और संसार में ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। हर व्यक्ति ने दूसरों के धर्म का आदर करना अत्यंत आवश्यक है। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, रजा साहब के स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान। देखिए, उनके जीवन के बारे में जब हम जानते हैं, सुजाता बजाज जी हमें बता रही है, उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी मां का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वह भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। इन वाक्यों से हमें यह ध्यान में आता है, क्रॉस ईसाई धर्म का यह एक आदर युक्त उनकी संभावना इससे जुड़ी हुई होती है। बाइबल है, ईसाई धर्मों का ग्रंथ है, गीता है, हिंदू धर्म का ग्रंथ है, कुरान है, इस्लाम धर्म का ग्रंथ है, अर्थात सभी धर्मों का उनके पास ग्रंथों का संकलन था। साथ में उनकी मां का एक फोटो और महात्मा गांधी जी का आत्मकथा, साथ में मोगरे की कुछ सूखी मालाएं। मोगरा उन्हें अर्थात बहुत प्रिय था। मोगरा अर्थात बेला, एक फूल। मोगरा अर्थात बेला, फूल, एक फूल, सब एक साथ रखा रहता था। एक कतार में ये सारी चीजें रखी हुई रहती थी। वे गणेश जी को भी पूछते थे, वे गणेश जी को भी पूछते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। देखिए, उन्हें दूसरों के धर्म के प्रति भी आस्था थी। ये बार बार हमारे सामने आ रहा है। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो HSH रजा है। मानो वे वहां पर आए हुए थे। कहां पर? जहांगीर आर्ट गैलरी में। वहां पर प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो किसी ने कहा, अरे ये तो SH रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई, अर्थात सावधान होना यानी जागरूक हो गई। अरे इतने बड़े व्यक्ति यहां पर कैसे आ गए? क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। सूची, हम किसी कार्यक्रम की सूची करते हैं, किसी को बुलाने की सूची करते हैं, मेहमानों की सूची करते हैं, अपने मित्रों की सूची करते हैं, हमारे आदरयुक्त जो है उनकी सूची करते हैं, हमारे जो आसपास है उनकी सूची करते हैं, हमारे स्नेहियों की सूची करते हैं। किसी कार्यक्रम को हमें बुलाना हुआ तो लेखिका ने जो सूची बनाई थी उसमें इनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, लेखिका उनके पास जाती है और जाने के बाद लेखिका क्या कहती है, रजा साहब आपसे बात करनी है। एक आदर युक्त, बड़ी नम्रता से, बड़ी शालीनता से लेखिका कह रही है, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ। विस्मयादिबोधक चिन्ह आया हुआ है यहां पर। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू
यह अंग्रेजी शब्द है। हमने इसका हिंदी शब्द देखा हुआ है जिसे हम साक्षात्कार और मुलाकात भी कहते हैं। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। जब लेखिका ने उनका इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार लिया, मुलाकात ली, तो उसमें बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई। अचानक मुझसे पूछने लगी कि आप और क्या क्या करती हैं। हमने देखा कि युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए वे हमेशा अग्रसर रहते थे, इसलिए उनके अंदर का जो कलाकार है वो जाग उठा और उन्होंने इनसे कहा, लेखिका से, कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने कहा, अब लेखिका क्या कह रही देखो बच्चों, मैंने कहा मैं कलाकार हूं, पेंट करती हूं। वे तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने कहा, या वे कहने लगे, वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। रजा साहब के अंदर का एक चित्रकार लेखिका के अंदर के चित्रकार को बुला रहा था। क्या कहते हैं वे, कि चलो तुम्हारा काम देखते हैं। लेखिका ने कहा कि वे कलाकार हैं और पेंट करती है। तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा काम देखना चाहता हूं। मैं सोच में पड़ गई। लेखिका हैरान हो गई, क्योंकि लेखिका को इस तरह की अपेक्षा नहीं थी कि रजा साहब उनसे इस तरह पूछ बैठेंगे। मेरा काम तो पुणे में है। देखिए क्या कहा उन्होंने, मेरा काम तो पुणे में है ना। अब उन्होंने बताया तो वे बोले, चलो पुणे। अबे तुम्हारा काम पुणे में है तो कोई चिंता की बात नहीं, चलो वहां चलकर देखते हैं। क्योंकि उन्हें इनका जो काम है वो देखना था। क्यों देखना था, हम आगे देखने वाले हैं। हमने शुरुआत में देखा जिज्ञासा, किसी के प्रति, किसी चीज के प्रति आकृष्ट होना, उसकी लालसा होना कि भाई वो क्या है, उसे हम किस तरह से देख सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं, ये उनके मन में था। उन्होंने बताया, वे बोले चलो पुणे। आप कह रही है पुणे में, कोई चिंता नहीं, चलो वहां चलकर देखते हैं। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली। अब ये जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है, मुंबई में। वहां पर ये सारी बातें हो रही थी। लेखिका को लगा कि वे नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, चलो अभी हम वहां चलकर देखते हैं। उन्होंने ताज होटल के सामने से एक टैक्सी ली और आगे देखो क्या हुआ, और सीधे पुणे पहुंचे। तुरंत उन्होंने निर्णय लिया, नहीं अभी मुझे इसी वक्त तुम्हारा काम देखना है। मेरा काम, उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, देखा उन्होंने, वे तुरंत वहां से टैक्सी कर आए और उन्होंने लेखिका का काम देखा। कौन सा काम दोस्तों, चित्रों का, है ना, क्योंकि लेखिका भी कलाकार है और वे पेंट भी करती हैं। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है। क्या कहा उन्होंने, इन्हें आमंत्रित किया कि आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। अर्थात रजा साहब ने लेखिका के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी की कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है और आपको पेरिस आना ही होगा। वहां आने से आपको और बेहतर आपका काम उभर कर सामने आएगा। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, कोई बात छोटी नहीं होती।
बस हम उसे किस नजर से देखते हैं उस पर उस बात का महत्व निर्भर होता है। तो इतने बड़े महान कलाकार होने के बावजूद भी वे छोटी से छोटी बात को महत्व दिया करते थे। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। छोटी बात इसलिए उसे वह छोड़ नहीं देते थे। उतनी ही लगन, उतनी ही आस्था उस बात के प्रति उनके मन में रहा करती थी। इसलिए लेखिका बता रही है, छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। अब दोस्तों यहां पे शब्द आया है तन्मयता। तन्मयता का अर्थ होता है एकाग्रता। लगन। अब यदि हम इसी लगन से कोई कार्य करेंगे, मानो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप में भी तन्मयता होना अत्यंत आवश्यक है, एकाग्रता होना अत्यंत आवश्यक है, उस कार्य के प्रति लगन होना अत्यंत आवश्यक है। निश्चित ही आप इन बातों को यदि स्वीकार करते हैं तो आपकी विजय निश्चित है। अर्थात आप जीवन में 100% सफल हो जाओगे। और यह इस पाठ से भी हमें सीखना है। इतने बड़े व्यक्ति, इतने महान चित्रकार, लेकिन फिर भी वह छोटी सी छोटी बात को भी तन्मयता से अर्थात लगन से अर्थात एकाग्रता से करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पेंटिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। रुचि का अर्थ होता है चाहत। शब्द आया है रुचि। पेंटिंग बिकने के बाद भी उस पेंटिंग में उनकी रुचि हुआ करती थी, चाहत हुआ करती थी, चाव हुआ करता था। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे। देखिए, मैं फिर से इसे पढ़ रहा हूं। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। सॉरी, पैकिंग शब्द आया है यहां पर। पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे। यदि वे कोई पैकिंग में इनकी कोई मदद करता था, मान चलो पेंटिंग बिक गई। अब पेंटिंग बिकने के बाद में इनकी भूमिका वहां पे खत्म नहीं होती थी। जब वो पेंटिंग को पैकिंग किया या करने का समय आता था, उस समय वे खुद उसे पैकिंग कर देते थे। और यदि कोई उसमें पैकिंग करने के लिए उनकी मदद करता था तो उसे मना कर देते थे। किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से, धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। करीने अर्थात व्यवस्थित शब्द है करीने। व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। पेंटिंग बिकने के बाद उस पेंटिंग को पैकिंग करना, वह भी स्वयं अपने हाथों से, और वह भी व्यवस्थित तरीके से अर्थात करीने से पैकिंग करते थे। कहते थे लड़की ससुराल जा रही है। कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। दोस्तों, इस वाक्य में बहुत बड़ा अर्थ है। वे अपनी पेंटिंग को, अपने कार्य को अपनी खुद की लड़की की भांति समझते थे। और यही एक महत्वपूर्ण बात है। संसार में मनुष्य ने खुद के कार्य से बहुत प्रेम करना चाहिए। जिसने खुद के कार्य से प्रेम किया वह जीवन में सफल हुआ। हमने देखा
पेंटिंग बिकने के बाद रजा साहब खुद उसे पैकिंग करते थे, वह भी बड़े करीने से अर्थात व्यवस्थित ढंग से। कोई अगर उसमें उन्हें मदद करना चाहता था तो मना कर देते थे और कहते थे कि लड़की ससुराल जा रही है। लड़की कहाँ जा रही है? ससुराल जा रही है। दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे देखते हैं। हमने देखा कि रजा साहब अपने कार्य के प्रति किस तरह से प्रेरित होते थे या किस तरह से लगन से उस कार्य को करते थे। जब पेंटिंग बिकती थी तो पेंटिंग को खुद पैकिंग करते थे, बड़े करीने से पैकिंग करते थे, मानो लड़की ससुराल जा रही है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तौल कर लिखते थे। क्या विशेषता है उनकी? देखिए, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तौल कर लिखते थे। अर्थात अपने लिखने से किसी के मन को ठेस न पहुंचे, किसी को कोई तकलीफ ना हो, ये भावना उनके मन में हुआ करती थी। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे और जो व्यक्ति फूल से प्रेम करता है, निश्चित ही उनके मन में भी उसी तरह के सुगंध, उसी तरह के फूल और उसकी सुगंध आ जाती है। दोस्तों, इस तरह से हमें रजा साहब के जीवन में यह बात ध्यान में आती है कि वह अपना जीवन किस तरह से जीते थे, किस तरह से उन्होंने दूसरों को भी प्रेरित किया है। आगे है, मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को लंदन में पेरिस के गार दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। लेखिका को कुछ याद आ रहा है। लेखिका अतीत में जा रही है, भूतकाल में जा रही है। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। ऐसा नहीं है कि ट्रेन लेट हो गई तो वे अपने काम में लग गए, क्योंकि वे अपने काम के प्रति और दूसरों के प्रति उनके मन में बड़ी ही आस्था थी। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। ट्रेन लेट आई, वे वहीं डटे रहे। जब ट्रेन आई, उन्होंने लेखिका को उनके हॉस्टल तक पहुंचाया, फिर वह वहां से गए। यानी इतनी जिम्मेदारी कोई पिता ही अपनी पुत्री के लिए कर सकता है। मानो लेखिका उनके लिए पुत्री के समान थी। कितनी आस्था है, और यदि ऐसी आस्था हो तो क्यों ना लेखिका को उनके प्रति इतना स्नेह बने। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। अब लेखिका को कुछ बीता हुआ काल याद आ रहा है। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। देखिए, जैसे रजा साहब को पता चला कि सुनीता जी जो लेखिका है, सुजाता जी जो लेखिका है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सुजाता बजाज जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वे उनके लिए भारतीय रेस्टोरेंट से खाना लेकर रात में 11 बजे खाने के साथ दवाई भी लेकर वहाँ पहुँचे। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता ना करें, मैं हूँ पेरिस में। आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। कितनी बड़ी जिम्मेदारी ली उन्होंने, कितना बड़ा उत्तरदायित्व संभाला कि आप चिंता ना करें, पेरिस में मैं हूं ना, सुजाता की चिंता करने के लिए मैं हूं, आप लोग चिंता ना करें। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरे करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। अब दोनों में इतना स्नेह हुआ कि वे
दोनों भी जब पेंटिंग करते तो एक दूसरे को दिखाते थे कि आप इसे देखिए, क्या आपको उचित लगता है, क्या अनुचित लगता है, आपका सुझाव क्या है, वो एक दूसरे को पूछते थे। दोनों एक दूसरे से ईमानदार समालोचक थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। अब शब्द आया है दोस्तों समालोचक, उसका अर्थ देखेंगे हम। समालोचक, इसका अर्थ है किसी वस्तु के गुण दोष बताने वाला। किसी वस्तु के गुण दोष बताने वाला जो होता है उसे हम समालोचक कहते हैं। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में 7 प्रदर्शनियां की। देखिए, दोनों ने मिलकर कहां कहां प्रदर्शनियां की? मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में। अब शब्द आया प्रदर्शनी, पीछे भी आया था, हम उसका अर्थ लिखेंगे। प्रदर्शनी, इसका अर्थ लिखेंगे हम। क्या होगा इसका अर्थ? इसका अर्थ है वह स्थान जहां भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग प्रकार की वस्तुएं प्रदर्शन के लिए लिखेंगे हम। प्रदर्शन के लिए रखी जाती है। प्रदर्शनी का अर्थ क्या हुआ फिर? वह स्थान जहां भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रदर्शन के लिए रखी जाती है। भिन्न भिन्न का अर्थ होता है अलग अलग। अब इन्होंने अर्थात रजा साहब और सुजाता जी ने दोनों ने साथ में मिलकर बहुत प्रदर्शनियां की। कहां कहां हमने देखा है? मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। लेकिन कभी भी दोनों में विवाद नहीं हुआ। विवाद का अर्थ होता है मतभेद। विवाद का अर्थ क्या होगा? मतभेद। दोनों में कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह अपनेपन के कारण ही था। तो अक्सर दो कलाकारों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये दो कलाकार ऐसे थे इनमें मतभेद नहीं हुआ, क्योंकि दोनों की जो विचार करने की शक्ति थी वह उच्च कोटि की थी। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत प्रिय रही है उनकी। हिंदी और उर्दू दोनों भाषा के प्रति उनको लगाव था और दोनों ही भाषा उनके लिए प्रिय थी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी तरह लिखते थे। देखिए, हिंदी, उर्दू, साथ में अंग्रेजी और फ्रेंच, यह भाषा भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता थी। वे इन भाषा में अच्छी तरह से लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। साथ में कविताओं से प्यार था। शेर, गजल व पुराने हिंदी फिल्में, गाने बड़े प्यार से सुनते थे। यानी एक दिलचस्प व्यक्ति कहेंगे हम कि जो इन बातों को ध्यान में रखते हैं कि संसार में, विश्व में क्या क्या है। और संगीत का एक अपना अलग अंदाज होता है। एक बखूबी संगीत की एक अलग मजा होती है।
तो रजा साहब को गज़ल, उसके बाद में कविता और पुराने हिंदी गाने बहुत पसंद हुआ करते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, डायरी लेखन। जो डायरी लेखन करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, डायरी लेखन करना चाहिए, क्योंकि नित्य में हमारे जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होती है, हम उसे लिखकर अगर रखते हैं तो एक उसका अलग, क्या कहेंगे उसे, अलग ही मज़ा होता है। फिर कभी हम उसे खोलकर देखते पढ़ते हैं तो एक अलग अंदाज आता है, अलग आनंद आता है। तो उन्हें भी यह आदत थी, एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे उसमें, जो चीज़ अच्छी लगी उसको उसमें लिख लिया। ये बहुत ही सुंदर और अच्छी आदत है। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी। आप लेखिका की बेटी का नाम क्या है? हेलेना। और वह लड़की या बच्ची बहुत सुंदर हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। किसे? रजा साहब को, कि सुजाता देखो तुम्हारी लड़की कितनी सुंदर हिंदी में बात करती है। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में बात करते थे। भाषा में शुद्धता होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम किसी शब्द को गलत तरीके से उच्चारण करते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। इसलिए वे सुजाता जी की जो लड़की थी जिसका नाम हेलेना है, उसके साथ शुद्ध हिंदी में बात करते थे। राजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। दोस्तों, हर किसी को भोजन में एक कोई चीज़ या फिर कोई व्यंजन का, यानी खाने के पदार्थ कहेंगे हम उसे, व्यंजन कहते हैं। कोई व्यंजन अच्छी तरह से भाता है, लुभावना होता है, और उस व्यंजन का नाम भी यदि हम लेते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। तो राजा साहब को खाने में बहुत ही दिलचस्पी होती थी और अच्छा खाते थे, लेकिन खाने में भी उन्हें दाल चावल और रोटी आलू की सब्जी उनके लिए बहुत ही महत्व रखती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी। लेखिका उन्हें सप्ताह में एक बार, अर्थात हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी भोजन बनाकर भेजती थी, उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। राजा साहब के फ्रांसीसी भी दोस्त थे, वे भी शाकाहारी खाना, शाकाहारी भोजन पसंद करते थे। तो लेखिका उन्हें हफ्ते में एक बार भारतीय खाना बनाकर भेजती थी। राजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर राजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। देखिए क्या हुआ, राजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर राजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। जब वे राजा साहब के दोस्तों से मिलने के लिए गए तो उनके दोस्तों के वहाँ पर भी ये सारी कृतियाँ, अर्थात उनकी पेंटिंग लगी हुई थी, तो ये देखने का मौका लेखिका को मिला। मैं हमेशा कहती, राजा साहब आप मेरे लिए एंजल गार्जियन हैं, आप मेरे लिए एंजल गार्जियन है। तो वो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। देखिए, दो महान कलाकार एक दूसरे को कौन सी भूमिका में देखते हैं और भूमिका बदलने के बाद किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, यही सुंदर विवेचन यहाँ पर दिया है। दोस्तों, इस संस्मरण में हमें लेखिका ने, अर्थात सुजाता बजाज जी ने राजा साहब के जीवन के बारे में अनगिनत घटनाएं बताने का प्रयास किया है। और हम एक ध्यान में लेंगे कि राजा साहब जैसे व्यक्ति जो खुद इस्लाम होने के बावजूद भी हिंदू, ईसाई आदि धर्मों के प्रति भी उनके मन में गहन और बड़ी आस्था थी। दोस्तों, इस पाठ के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है
कि मनुष्य ने जीवन में हमेशा सर्वधर्म समभाव की भूमिका निभानी चाहिए। संसार में मानवता धर्म के ऊपर कोई धर्म नहीं होता, इसलिए हम इसे यहाँ पर स्वीकार करेंगे और निश्चय करेंगे कि भविष्य में हम भी सर्वधर्म समभाव को ही आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह पाठ, यह संस्मरण ध्यान में आ गया होगा। इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।